साइड पोल्यूटेंट को जब हम डिस्कस करेंगे तो इसमें भी हम मेजर 4 पॉइंट्स पे ही डिस्कशन अपनी रखेंगे कि फर्स्ट जो है किस तरह से बनती है, सोर्सेज क्या हैं और सिंक क्या है। नेक्स्ट कि किन-किन केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती है और थर्ड जो है इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं इसकी कंसंट्रेशन को एनवायरनमेंट में। तो फिर उसके लिए ही हम जो है स्टार्ट करते हैं। एक तो जनरल प्रॉपर्टीज अगर हम इसकी देख लें कि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं कि कलरलेस, ओडोरलेस एंड टेस्टलेस गैस है। कलरलेस है, ओडोरलेस है एंड टेस्टलेस गैस है। जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट है जो गैस का, वो -192 डिग्री सेंटीग्रेड है। मीन्स इस टेम्परेचर से अबव ये गैस ही है, इससे बिलो जो है हम इसको लिक्विफाई कर सकते हैं। तो -192 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव ये गैसियस फॉर्म में पाई जाती है और लाइटर देन एयर है। कितनी अगर आप बुक्स में देखेंगे तो ये लिखा होगा 96.5% एज हैवी एज एयर, मीन्स कि ये लाइटर देन एयर है। डेंसिटी कम है इसकी, लाइटर देन एयर है, इसी वजह से जैसे ये बनती है ये अपवर्ड साइड पर फ्लो करती है। कितनी लाइटर है कि ये अगर एयर की डेंसिटी आप 100 लेते हैं तो ये 96.5% जो है इसकी डेंसिटी होगी। तो किन किन केमिकल रिएक्शन से बनती है, सबसे मेजर जो केमिकल रिएक्शन है जिससे बन रही है वो आगे हम देखेंगे भी सोर्सेज में। तो मेन सोर्स ट्रांसपोर्टेशन है या बर्निंग ऑफ फ्यूल है, जहां पर भी बर्न होता है हाई टेम्परेचर पर। हाई टेम्परेचर पर जब भी फ्यूल की बर्निंग होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। क्यों? एक तो रीजन ये है कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रही होती है। एक तो रीजन ये है कि इसके अंदर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन से जो है जब बर्निंग हुई, सफिशिएंट ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी तो उसके रिजल्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। मींस कि हम फर्स्ट कह लेते हैं कि इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल। उसके रिजल्ट में बनती है। सेकंड सोर्स क्या है कि रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद कार्बन कंटेनिंग मटेरियल या विद कार्बन कर लें सिर्फ। तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन के रिएक्शन से भी हाई टेम्परेचर पर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। होगा क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जो है कार्बन के साथ रिएक्शन होगा तो उससे दो कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। इसी तरह डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से भी कुछ कंसंट्रेशन बनती है इसकी। डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो उससे भी कुछ कंसंट्रेशन जो है इसकी बनती है एटमॉस्फेयर में। लेकिन ये भी प्रोसेस तब होगा जब हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होगा। तो ये ब्रेक होकर CO प्लस ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये केमिकल रिएक्शंस हैं जिनसे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बनती है, जिन रिएक्शंस के अंदर ये प्रोड्यूस होती है। अब सोर्सेज क्या क्या हैं? तो जो सोर्सेज हैं, मेन सोर्स जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का वो एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज ही हैं। हमने सल्फर डाइऑक्साइड में देखा था तो मेजर कंट्रीब्यूशन जो थी वो नेचुरल सोर्सेज से थी। 67% जो है सल्फर डाइऑक्साइड वो एटमॉस्फेयर में ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शंस जा रही थी। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो इसका जो मेजर रीजन है वो एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज हैं। माइनर कंट्रीब्यूशन जो है वो, माइनर कंट्रीब्यूशन कह लें क्या लेस कंट्रीब्यूशन कह लेते हैं हम इसको, लेस कंट्रीब्यूशन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज।
अब वो नेचुरल सोर्सेज के अंदर सारे आ जाएंगे, वोल्केनोज भी आ जाएगा, नेचुरल गैस एमिशन भी आ जाएगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस आ जाएंगे, इन स्टॉर्म्स, या सीड जर्मिनेशन, मार्श गैस प्रोडक्शन, ये सारी चीजें आ जाएंगी। सीड जर्मिनेशन के दौरान भी बनती है, या मार्श गैस जहाँ पर प्रोड्यूस हो रही हो, मींस कि मार्शी एरियाज से भी ये इमिट हो रही होती है। लेकिन इसकी वजह से एटमॉस्फेयर में जो कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वो बहुत कम जो है वो जा रही होती है एटमॉस्फेयर में। ओवरऑल अगर हम देखें तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज की वजह से है, या ह्यूमन एक्टिविटीज़ कह लें। तो इसके अंदर एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज के अंदर या ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे मेजर सोर्स जो है वो बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स है एंड ट्रांसपोर्टेशन। बर्निंग ऑफ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल में भी अगर हम फर्दर देखते हैं तो मोटर व्हीकल्स जो हैं वो 59.2% कंट्रीब्यूट करती हैं एटमॉस्फेयर में, जो कार्बन मोनोऑक्साइड जा रही है। तो एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज की वजह से 59.2% इनकी वजह से है। एयरक्राफ्ट्स की वजह से 2.4% है। इसी तरह रेल रोड्स मीन्स कि जो अब तो खैर रिप्लेस हो गए हैं, लेकिन पेट्रोलियम या कोल बेस्ड जो रेलवे इंजन चलते हैं उनकी वजह से 0.1% कंट्रीब्यूशन है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन की वजह से कंट्रीब्यूशन है जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड की एटमॉस्फेयर में जा रही है। सेकंड जो मेन सोर्स आ जाता है एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज की वजह से, तो वो मिसलेनियस सोर्सेज आ जाते हैं, मींस फॉरेस्ट फायर से। फॉरेस्ट फायर्स की वजह से जो है वो 16.9% जो है वो जा 7.2% जा रही होती है। तो इसी तरह से जो एग्रीकल्चर बर्निंग है उससे 8.3% जो है, मींस ये सारे एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज हैं। फसलों को जिस टाइम उस पे से हम अपनी क्रॉप को लैदा कर लेते हैं तो बाकी जो भी डेब्रिस बच जाता है हम उसको बर्न कर देते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा बर्निंग की वजह से कंट्रीब्यूशन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड की एटमॉस्फेयर में बढ़ती चली जाती है। अगर हम कंट्रोल्ड बर्निंग करवाते हैं तो उसके रिजल्ट में जो कंट्रीब्यूशन है वो कम होती है। लेकिन अगर हम अनकंट्रोल्ड बर्निंग मींस कि हम एक जगह पे इकट्ठा करके उसको एक ही बार में जला दें तो उससे इनकम्प्लीट कंबस्चन होती है हमेशा। इनकम्प्लीट कंबस्चन से कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा बनेगी और वो एटमॉस्फेयर में जा रही होगी। जब भी कंप्लीट कंबस्चन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो इसी तरह क्रॉप रेजिड्यूज, ब्रश, वीड्स या अदर वेजिटेशन जो है उनको बर्न करने से 8.3% जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जा रही होती है। और तीसरा जो सोर्स है एंथ्रोपोजेनिक सोर्स वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, या हम उसको कह लें कि इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से जो है वो इंडस्ट्री की कंट्रीब्यूशन 9.2% है, 9.6% है। अब ये मेन सोर्सेज हैं एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज जिनसे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो। अच्छा, फॉरेस्ट फायर जो है वो दोनों तरह से है। एक तो फॉरेस्ट फायर नेचुरल सोर्सेज है कि जहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होते हैं या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कुछ एरियाज में फॉरेस्ट फायर्स उस वजह से चलती हैं।
और कुछ एरियाज में एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज की वजह से स्टार्ट हो जाती हैं। जहाँ पर ज़्यादा हीट होती है, वहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट से नहीं या इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस से नहीं, बल्कि ह्यूमन एक्टिविटी या एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज की वजह से एक बार वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो वो फ्यू किलोमीटर्स तक जो है वो फैल जाता है सर्कल, और वो आग आगे से आगे चलती चली जाती है। तो ये दोनों तरह के सोर्सेज में आ जाता है। फॉरेस्ट फायर अगर तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस की वजह से लगी है, या अगर ये फॉरेस्ट फायर्स की जो मेन रीजन थी वो सनलाइट थी, तो वो नेचुरल है। लेकिन अगर एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज की वजह से कि एक जगह पे आग किसी वजह से लग गई और वो फैलना शुरू होगी, तो वो डेफिनेटली एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज के अंदर आ जाती है। तो मेजर सोर्सेज की हमने बात की कि नेचुरल सोर्सेज लेस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वोल्केनोज हो गई, नेचुरल गैस इमिशन, इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस या सीड जर्मिनेशन के प्रोसेसेस में जो बन रही है। मेन एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो हम फ्यूल बर्न करते हैं वहाँ से होती है। कि मोटर व्हीकल जो है वो 59.2%, जिसमें सारी कार्स आ जाती हैं, सारी बसेस आ जाती हैं, वो 59.2% कंट्रीब्यूट कर रही हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। एयरक्राफ्ट्स 2.4%, क्योंकि वो रिलेटिवली कम है। इसी तरह रेल रोड्स 0.1%, फॉरेस्ट फायर, और इंडस्ट्री 9.6% कर रही है। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है या इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन है 9.6%, वो मेजर तीन चार इंडस्ट्रीज हैं जिनकी वजह से है। जैसे मेटलर्जी हो गई, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जिसमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, वहाँ पर इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है। पेट्रोलियम और पेपर इंडस्ट्री हो गई। ये तीन इंडस्ट्रीज हैं जिनकी वजह से मेजर कंट्रीब्यूशन है कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो ये सोर्सेज हैं। अब इन सोर्सेज में सारी इनका कंप्लीटली अगर हम इसको कंप्रीहेंसिव वे में डिस्क्राइब करें, तो वही है कि इनकम्प्लीट कंबस्शन हमेशा हाई टेम्परेचर पर होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की भी डिसोसिएशन हाई टेम्परेचर पर फिनोमेना होता है। तो वो जहां पर भी हो रहा होगा और कंट्रोल्ड बर्निंग नहीं होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। जैसे इंजन्स जो हैं, मोटर इंजन्स जो हैं, इसमें टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक एक्सीड करके जा सकता है। जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो डेफिनेटली फॉसल फ्यूल्स की बर्निंग होगी, तो फिर कंप्लीट बर्निंग नहीं होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड की कुछ कंसंट्रेशन बनेगी और कुछ हाइड्रोकार्बन्स अनबर्न्ट भी रह जाते हैं। वो भी एज सच इमिशंस में जो फ्लू गैसेस हैं उनके साथ बाहर इंजन से निकल रहे होते हैं। क्योंकि कार्बन जो ऑक्सीजन का लेवल था वो वहाँ पर मेंटेन नहीं रख सका, हाई टेम्परेचर पर वो बर्निंग इनकम्प्लीट होना शुरू हो गई। अगर वही स्मूथली बर्न कर रहा होता फ्यूल, तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की भी प्रोडक्शन कम होनी थी और अनबर्न्ड कार्बन जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो भी कम जाने थे एटमॉस्फेयर में। तो ये मेजर सोर्सेज हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के। अगर हम सिंक की बात कर लें कि सिंक कौन कौन सा है कार्बन मोनोऑक्साइड का, कि किस तरह से ये एटमॉस्फेयर के अंदर, अब अगर इतनी कंसंट्रेशन इसकी जा रही है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की तो तकरीबन 0.1 ppm होती है कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में। तो अगर 0.1 ppm है तो बाकी सारी कार्बन मोनोऑक्साइड कहीं ना कहीं तो कंज्यूम हो रही है। किस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रही है या किस तरह से इसका लेवल डाउन हो रहा है, वो सिंक है। कि सिंक जहां पर ये रिटेन की जाती है चीज और इंटरेक्ट करती है फॉर द लॉन्ग टाइम, उसको हम सिंक कहते हैं। कि वो मीडियम जिसके साथ हमारे पोल्यूटेंट्स जो हैं लॉन्ग टाइम इंटरेक्ट करते हैं या वहां पर रिटेन रहते हैं, उसको सिंक का नाम दिया जाता है। तो सिंक कौन कौन से हैं? जो कार्बन मोनोऑक्साइड का मेजर सिंक है वो साइल है। साइल में बहुत सी तरह के जो बैक्टीरियाज और फंजाई हैं वो इसको डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो वो फ्यूल जो सिंपल सैंपल से हमने एक्सट्रैक्ट किया, कि अगर तो प्योर क्ले थी तो उसमें प्योर क्ले में कार्बन मोनोऑक्साइड को का सिंक के तौर पे एक्ट नहीं करती, उसको डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाती। लेकिन जिस टाइम हमने सिंपली जो क्या कहते हैं सॉइल है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, अनप्योरीफाइड सॉइल कह लें, उसका एग्जामिन किया, तो 250 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई थी जो कि रोल प्ले कर रही थी एज अ
सिंक ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑब्जर्व करके किसी और फार्म्स के अंदर कन्वर्ट कर देती थी। तो ये सोर्सेज एंड सिंक हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के कि किस तरह से है कन्वर्ट हो रही है। डेफिनेटली कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा देर के लिए तो रिटेन नहीं रहेगी, तो वो खुद ब खुद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो हैज़ार्डस इफेक्ट्स में क्या-क्या आ जाता है कि डेफिनेटली अगर किसी जगह पर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है, तो वो इरिवर्सिबली बाइंड हो जाती है। हीमोग्लोबिन जो है हमारी, उसमें आयरन के साथ ऑक्सीजन ने अटैच होना था, और जब बाहर गैसेस को दोबारा से रिमूव करवाना था तो कार्बन डाइऑक्साइड ने गैस ने अटैच हो जाना था। वो दोनों गैसेस रिवर्सिबली अटैच होती हैं। उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो, अगर सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस आप प्रिंसिपल पढ़ें, तो उसमें ये सॉफ्ट बेस की कैटेगरी के अंदर आ जाती है। तो ये इरिवर्सिबली जो है अटैच हो जाती है, और जब ये इरिवर्सिबली अटैच हो जाएगी आयरन के साथ, तो फिर ये उससे सेपरेट नहीं होगी, और एज ए रिजल्ट सफोकेशन स्टार्ट हो जाएगी, और अगर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन थी तो उससे डेथ भी हो सकती है। तो ये मेन पोल्यूटेंट है, स्पेशली जहाँ पर बर्निंग का फिनोमेना हो रहा हो, वहाँ पर फॉर द टाइम बीइंग इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा प्रेजेंट होती है, और ये इरिवर्सिबली हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होना शुरू हो जाती है। तो फिर इसका रेमेडी यही किया जाता है कि हाई प्रेशर पर या तो ऑक्सीजन गैस जो है वो सप्लाई की जाए, या जो ब्रीदिंग रेट है उसको इंक्रीज करवाया जाता है, कि जो वो एक्टिविटी करते हैं कि प्रेशर बिल्ट अप करते हैं बॉडी के ऊपर, तो उससे जैसे-जैसे ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ता चला जाता है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड को काफ़ी हद तक रिप्लेस कर लेती है हाई प्रेशर के ऊपर। तो फिर अगर वो हाई प्रेशर ना प्रोवाइड किया जाए, तो फिर ये इरिवर्सिबली ही बाइंड रहेगी, और सफोकेशन का टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगा, या अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। तो कन्वर्जन में मैंने कहा कि केमिकल रिएक्शंस में बेसिकली इसको ऑक्सीडाइज़ होकर इसने कार्बन डाइऑक्साइड में ही कन्वर्ट होना है। वैसे एज़ सच ये इनर्ट गैस है, और किसी के साथ ये इतना आसानी से रिएक्ट नहीं करती सिवाय सॉफ्ट एसिड्स के। सॉफ्ट एसिड्स अगर अवेलेबल थे, जैसे हीमोग्लोबिन में आयरन है, तो फिर ये उसके साथ रिएक्ट कर सकती है, अदरवाइज़ ये खुद ब खुद इसका रेज़िडेंस टाइम रिलेटिवली लेस है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो हम इस पोल्यूटेंट को कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं? कंट्रोल करने में हम कौन-कौन सी मॉडिफ़िकेशंस कर सकते हैं? एक तो वही कि हम कोई ऐसे इंजन्स डेवलप करें जहाँ पे कंप्लीट बर्निंग हो रही हो फॉसल फ्यूल्स की। किस तरह से? तो जो कंप्लीट बर्निंग हो रही होगी फ्यूल्स की, उसको हम किस तरह से, तो जो कंप्लीट बर्निंग हो रही होगी, उसको हम, या तो ये है कि हाई ऑक्टेन नंबर का फ्यूल हम यूज़ करें। हाई ऑक्टेन नंबर से स्मूथली बर्न होते चले जाते हैं, और प्री इग्निशन स्टार्ट नहीं होती, जिससे नॉकिंग वगैरह का रीज़न बनती है। तो पहले तो एंटी नॉकिंग एजेंट यूज़ किए जाते थे, जैसे टेट्रा इथाइल लेड या टेट्रा मिथाइल लेड, लेकिन उनके यही थे कि वो हाई टेम्परेचर पर लेड क्लोराइड में या लेड ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो जाते थे। और दूसरी रीज़न ये थी कि अगर कैटालिटिक कन्वर्टर हैं, जैसे जो मोटर कार्स हैं, उनमें अगर कैटालिटिक कन्वर्टर बाद में लगे हुए हैं, जो कि फ्लू गैसेस को प्यूरिफाई करने के लिए हैं, कि कब कंप्लीट कंबस्शन नहीं हुई, तो वहाँ पर उनकी कंप्लीट कंबस्शन हो रही होती है। उसमें जो कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं जनरली, वो प्लैटिनम को यूज़ किया जाता था। तो लेड जो है, वो पॉइज़नस मटेरियल है फॉर दी नोबल मेटल्स। तो इस वजह से लेड को रिप्लेस किया गया कि हम ऑक्टेन नंबर ज़रूर बढ़ाएँ, लेकिन उसको हम कन्वर्ट कर लें, ब्रांचिंग करवा लें, रिफॉर्मिंग के प्रोसेस से। उसको हम लेड टेट्राइथाइल लेड और मिथाइल लेड को, दूसरा रीज़न ये भी थी कि वो ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट होता था, और फिर रिड्यूस होकर, जो हम पहले भी बड़ा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, कि वो रिड्यूस होकर फिर वो रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ कॉज़ करता था। और अगर वो लेड क्लोराइड्स या लेड ब्रोमाइड्स की फॉर्म में है, तो वो सॉइल में अब्ज़ॉर्ब होकर वहाँ पर जो है वो सॉइल केमिस्ट्री को इफ़ेक्ट करता था। तो इसी वजह से हमने उसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया आहिस्ता-आहिस्ता। हम
ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज करने के लिए ब्रांचिंग को इंक्रीज करवा रहे हैं, जिससे हाई ऑक्टेन फ्यूल जैसे हम यूज कर रहे हैं उसमें बेसिकली रिफार्मिंग का प्रोसेस ही करवाया गया है। तो फर्स्ट तो है हम इसकी प्रोडक्ट इसको कंट्रोल कर सकते हैं बाय द कंप्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल। कंप्लीट बर्निंग होगी, अगर इनकम्प्लीट बर्निंग हुई है हाई टेम्परेचर पर मोटर इंजन्स के अंदर या इंडस्ट्रीज के अंदर, तो फिर हम उसको कन्वर्ट करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड में बाय यूजिंग कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर की जो है वो उसकी केमिस्ट्री थोड़ी सी टेक्निकल है। कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर क्या है कि हम हाई दो चीजें जो फ्यूल में, अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी बन रहे होंगे, उनको भी हमने नाइट्रोजन में कन्वर्ट करवाना होता है। मींस उनको हमने रिड्यूस करवाना है कि वो नाइट्रोजन की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जाएं। अगर किसी भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो बने हैं वो किसी भी फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो वो डेफिनेटली सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनाएंगे, पैन में कन्वर्ट हो सकते हैं या वो ऐसा ड्रेन का सबब बन सकते हैं। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसको हमने ऑक्सीडाइज करवाना है। तो दोनों जो है अपोजिट फिनोमेनास हैं कि एक को हम ऑक्सीडाइज करवाना चाह रहे हैं और दूसरा जो पोल्यूटेंट है उसको हम रिड्यूस करवाना चाह रहे हैं। तो फिर कैटालिटिक कन्वर्टर्स के अंदर हम कंडीशंस इस तरह से एडजस्ट नहीं कर सकते कि हाई ऑक्सीजन प्रोवाइड करें तो वो तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड ज्यादा बनने शुरू हो जाएंगे, और अगर हम हाई जो है वो लो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो जाना शुरू हो जाएगी एटमॉस्फेयर में। तो हम टू स्टेप जो है कन्वर्जन करवा लेते हैं। टू स्टेप कन्वर्जन के अंदर कैसे है कि फर्स्ट स्टेप के अंदर हम रिड्यूस करवा लेते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को इनटू नाइट्रोजन, और सेकंड स्टेप के अंदर प्लाटिनम कैटलिस्ट को यूज करते हुए हम इसको कन्वर्ट करवाते हैं एट हाई प्रेशर पर और लो टेम्परेचर पर कार्बन मोनोऑक्साइड को, उसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट करवा लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। मींस कि टू स्टेप कन्वर्जन की तरफ हम उसमें चले जाते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, फर्स्ट स्टेप के अंदर हम रिड्यूस करवाएंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन टू N2, और दूसरे स्टेप के अंदर हम और सेकंड स्टेप में हम कन्वर्ट करवा लेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को, रिड्यूसिंग एजेंट्स को, डिफरेंट को यूज करके उसको हम नाइट्रोजन को वापस कन्वर्ट करवाते जाते हैं नाइट्रोजन में। वो हम डिफरेंट आगे मेथड्स पढ़ेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में। और दूसरा जो है हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे टेम्परेचर लो करवाकर, लो टेम्परेचर पर हम हाई ऑक्सीजन का प्रेशर प्रोवाइड करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, और कुछ अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स जो मोटर इंजन में बने थे उनकी भी ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाती है। तो इसी वजह से मैंने बात की कि जो हम कैटालिटिक कन्वर्टर यूज करेंगे उसके लिए पॉइजनस रोल है लेड का, तो हम लेड को यूज नहीं कर सकते एज अ एंटी नॉकिंग एजेंट जो मॉडिफाइड इंटरनल कंबस्शन इंजन्स हैं। तो नेक्स्ट सेकंड सोर्स क्या आ जाता है, सेकंड सोर्स आ जाता है कि हम, वैसे तो और भी कुछ टेक्निक्स हैं लेकिन वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड से रिलेटेड हैं, वो हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे कि फ्यूल रिच जो है अगर हम नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की कंसंट्रेशन को कम करवाना चाहते हैं तो हम फ्यूल रिच जो है उसको हम यूज करें। लेकिन हम वो नेक्स्ट उसमें देखेंगे। सेकंड स्ट्रेटजी क्या थी, इनकम्प्लीट कंबशन को अगर हम कंप्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स की तरफ जा रहे थे तो सेकंड है कि अल्टरनेट फ्यूल्स को हम यूज करें। अल्टरनेट फ्यूल्स के जिनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम हो पर मॉलिक्यूल, जैसे सीएनजी है या एलएनजी है, उनको हम यूज करें और उससे जो है हम कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी क्योंकि उसमें बर्निंग, कंप्लीट बर्निंग ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रही होती है। जितना लार्ज साइज होता जाएगा हाइड्रोकार्बन का
उसको उतनी ही ज़्यादा प्रेशर ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड होगा बर्निंग के लिए। लेकिन अगर स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं तो वो स्मूथली बर्न होते चले जाते हैं और उससे प्रोडक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड उतनी ही कम होती चली जाती है। इसी तरह थर्ड स्ट्रेटजी जो हमने यूज़ की थी कि हम बायोडीज़ल को यूज़ करें। बायोडीज़ल कंप्लीटली खुद यूज़ नहीं किया जाता कि हम सारी की सारी अमाउंट ही बायोडीज़ल की यूज़ कर लें, बल्कि ये मिक्स करवाया जाता है डिफरेंट फ्यूल्स के अंदर। फ्यू परसेंट जो है हम उसको मिक्स करवाते हैं। इस एक तो ये है कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, दूसरे सल्फर के ऑक्साइड्स या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स नहीं बनेंगे, दूसरा स्मूथली बर्न होगा तो कार्बन के जो है वो कंप्लीट कंबस्शन होगी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। फोर्थ जो स्ट्रेटजी है कि हम फॉसल फ्यूल्स को यूज ही ना करें, हम यूज ही रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को करें। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में जैसे हम इलेक्ट्रिक पावर को यूज करें, सोलर सिस्टम्स को यूज करें, सोलर सेल्स को, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को यूज करके हम जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें। जैसे अब हाइब्रिड कार्स आ रही हैं या सोलर जो हैं सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं कार्स के वो रन करवाने के लिए, या इलेक्ट्रिक कार्स भी प्रोड्यूस हो रही हैं, तो उनको हम यूज करें। उनसे हम जो है जो पोल्यूशन है कार्बन मोनोऑक्साइड या डिफरेंट ऑक्साइड्स का, उसको हम कम कर सकते हैं। जी, और किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं। नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको दिए थे। उन्हीं नोट्स के अंदर अगर आप पोल्यूशन वाले चैप्टर पे जाएं तो वो है। अब हम एटमॉस्फेयर के चैप्टर को और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशंस को सेपरेट नहीं, उसको हम इकट्ठा ही जो है कंप्लीट करेंगे। फिर हम जहाँ वाटर हाइड्रोस्फेयर पढ़ेंगे तो पोल्यूटेंट्स ऑफ हाइड्रोस्फेयर भी साथ ही हम कंप्लीट करेंगे। तो उन्हीं नोट्स के अंदर है। वो कुछ इशू बन रहा है स्टूडेंट्स के एंटर होने का, वो मैं रिजॉल्व कर लूंगा। तो मैं रिकॉर्डिंग्स तो मैं सेंड कर दूंगा। जी जी, रिकॉर्डिंग में सेंड कर दूंगा। मैंने कहा कि साइल जो है एज अ सिंक यूज होती है। क्यों साइल एज अ सिंक यूज होती है? कि साइल के अंदर बहुत से बैक्टीरियाज और फंजाई हैं जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड को डिफरेंट अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं। वो इसको यूटिलाइज करके डिफरेंट जो है फूड के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, या इसको कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करवा देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो वो डिफरेंट स्पीशीज हैं फंजाई की जो कि एक्सट्रैक्ट की गई हैं, सेपरेट की गई हैं उस साइल से जो कि कन्वर्जन ऑफ जो कन्वर्जन के अंदर यूज हो रही होती हैं। सीड जर्मिनेशन अब नेचुरल फिनोमेना है, उसकी केमिस्ट्री तो मुझे नहीं पता कि किस तरह से उसमें है, लेकिन मार्शी एरियाज या सीड जर्मिनेशन के दौरान बहुत सी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। जैसे मैंने कहा कि बैकग्राउंड इसकी 0.1 ppm है सिर्फ, उसमें वैल्यू नहीं है साइल में। साइल में अब्जॉर्ब होकर वो इसको कन्वर्ट करते चले जा रहे हैं। साइल में जो स्पीशीज हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो इसको अब्जॉर्ब करके कन्वर्ट करती चली जा रही हैं। साइल के अंदर अब्जॉर्ब नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कर रहे हैं इसको। वैल्यू तो तब होती है उसके अंदर अब्जॉर्ब होती, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको अब्जॉर्ब करके कन्वर्ट करते चले जाते हैं। इरिवर्सिबली मैंने कहा कि ये सॉफ्ट बेस है। जो आयरन है वो +2 की फॉर्म में है, वो भी लो ऑक्सीडेशन स्टेट की फॉर्म में है। और जब भी लो ऑक्सीडेशन स्टेट सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस का बॉन्ड होता है तो वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो इरिवर्सिबल कम्प्लेक्स बना लेते हैं। मीन्स हम ये कह देते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड इरिवर्सिबली अटैच हो गई है। जितना सॉफ्ट और हार्ड का डिफरेंस बढ़ता चला जाता है, बॉन्ड उतना ही वीक होता चला जाता है मेटल और बेस के दरमियान। लेकिन जैसे डिफरेंस कम होता चला जाता है उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता चला जाता है। अगर आयरन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट की फॉर्म में होता तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और भी ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाता और उसको सेपरेट करना उतना ही मुश्किल हो जाता।
तो यही था कि उसमें इरिवर्सिबली अटैच हो जाता है, लेकिन इरिवर्सिबल का भी कोई ना कोई तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा ही। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से ज्यादा वैल्यू वाला होता है। लेकिन अगर हम बहुत हाई प्रेशर पर ऑक्सीजन गैस जो है वो सप्लाई करें, तो वो ऑक्सीजन रिप्लेस करना शुरू हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड को। मींस रेलवेज की वजह से कंट्रीब्यूशन, रेल रोड मींस रेलवेज के अंदर भी तो बर्निंग ऑफ कोल है, बहुत से इंजन्स हैं जो कोल बर्निंग या जो डीजल है या हायर हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करके जो है रन होते हैं। तो उसमें भी बर्निंग का ही फिनोमेना हो रहा है, तो उससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड ही बन रही होती है। जहां पर भी हम कार्बन मोनोऑक्साइड के बनने की बात कर रहे हैं, वहां पर इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि ये यही सिर्फ प्रोड्यूस हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कुछ कंसंट्रेशन कार्बन मोनोऑक्साइड की बन रही होती है। ओके जी, यहाँ पे हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर फिर होता है तो उसमें हम फिर फर्दर डिस्कशन कर लेते हैं। इरिवर्सिबल अटैचमेंट का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना ज़्यादा हो गया है कि वो इजीली कार्बन डाइऑक्साइड और उस ऑक्सीजन उसको रिप्लेस नहीं कर पा रहे। हर रिएक्शन को रिवर्सिबल किया जा सकता है, लेकिन सूटेबल कंडीशंस के ऊपर। जिनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, हम ये कहते हैं कि ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आ रहे। ये इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। जिनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मीडियम मीडियोकर वैल्यू होती है या लो होती है, हम ये कहते हैं कि रिवर्सिबल वैल्यूज हैं। इसमें इक्विलिब्रियम जल्दी से जल्दी डेवलप हो रहा है। तो ये उन दोनों के अंदर डिफरेंस आ जाता है। ये तो नाइन्थ का कंसेप्ट है वैसे, जो इरिवर्सिबल रिवर्सिबल का है।